हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हमारे पास है एमएससी फाइनल, जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5th में लेक्चर नंबर 2 है, और ये हमारे पास विस्कस फ्लूइड का एक कंपलसरी पेपर है। ठीक है, तो देखिए आज हमारे पास इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर टॉपिक है हमारे पास फ्लो पास्ट ए स्पेयर। इसके बारे में हमने थोड़ा बेसिक है वो लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है भाई, इसके अंदर हमने थोड़ा बेसिक है वो लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर कंप्लीट करवा दिया है। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो जेपीएच की बुक में पेज 146 के ऊपर है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं, या तो फ्लो पास्ट ए स्पेयर स्टोक्स फ्लो के लिए पूछेगा, या फिर हमारे पास ओसिन फ्लो के लिए पूछने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग है, ये ऑलरेडी डली हुई है अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो चलिए आज हमारे पास फ्लो पास्ट ए स्पेयर, मतलब हमारे पास सबसे पहले एक स्पेयर होना चाहिए, तो इसको हम एक बार 3D में बना लेते हैं। ठीक है भाई, इस स्पेयर को हम 3D में बना लेते हैं। माना हमारे पास एक इस प्रकार से स्पेयर है, जो हमारे पास एक्स एक्सिस की ओर, जो हमारे पास है वाई एक्सिस की ओर, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस की ओर, और मान के चलते हैं ये स्पेयर हमारे पास ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास रखा हुआ है, और माना इसकी रेडियस हमारे पास ए है। माना इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, ए है। यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट P है, और O से P के बीच की डिस्टेंस हमने R मान ली, और P के ऊपर एक पॉइंट है X, Y और Z। P हमारे पास एक पॉइंट है X, Y, Z। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से OP निकालना चाहूँ, तो आपको पता ही है OP कितनी होती है भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अरे भाई OP कितनी होती है हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास O है, यानी 0 0 0 पॉइंट है। ये हमारे पास दो के बीच की डिस्टेंस आ गई, या OP हमारे पास R के बराबर है, और ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू R, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। R इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, या आप इसे कोई इक्वेशन नाम मत दो। ठीक है, एक बार हम इसको R को R ही रख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक सा है, हमने एक स्पेयर लिया, और ध्यान देना ये हमारे पास सॉलिड स्पेयर है, यानी ये हमारे पास पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर कोई भी जगह खाली नहीं है। तो आप बिल्कुल हल्के पेन से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो आप ऐसे भी इसे छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर, हालांकि हम लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, तो इसको हमने 3D पोजीशंस पे रखा। रेडियस हमने इसकी A मान ली, चाहे इधर से देख लो, ये भी A है, ये भी A है। हमने माना एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है X, Y और Z। O से P के बीच की डिस्टेंस R है, OP R के बराबर है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, तो R इज इक्वल टू रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास एक बिल्कुल सी बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसी को हम थोड़ा सा लैंग्वेज के अंदर ही लिख देते हैं। तो हमने माना है कि ये सॉलिड स्पेयर है, तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, लेट ए सॉलिड स्पेयर, लेट ए सॉलिड स्पेयर, लेट ए सॉलिड स्पेयर। हमने माना कि हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर है जिसकी रेडियस A है, ऑफ रेडियस A, ऑफ रेडियस A। हमने माना कि हमारे पास एक सॉलिड स्पेयर है जिसकी रेडियस A है, बी हेल्ड या होल्ड इन, बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम, ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम, ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम, और यूनिफॉर्म स्ट्रीम को आप U इन्फिनिटी से डिनोट कर लो, U इन्फिनिटी से डिनोट कर दो। फ्लो इन स्टेडी पास्ट इट, फ्लो इन
फ्लो इन स्टेडी मोशन, फ्लो इन स्टेडी मोशन, फ्लो इन स्टेडी मोशन पास्ट इट। ठीक है भाई, पास्ट इट हमने माना। अब देखो मतलब पोजीशंस क्या है हमारे पास से, इसके अंदर फ्लो फ्लूइड है और ये स्पेयर एक यूनिफॉर्मली आगे से आगे बढ़ रहा है लगातार। ये जो हमारे पास जो सॉलिड स्पेयर है, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, ये फ्लो फ्लूइड के अंदर है और ये कंटिन्यूसली एक यूनिफॉर्म एक समान तूफान से, मतलब स्ट्रीम क्या हो गया, एक प्रकार से वो हो गया, क्या बोलते हैं, मोशन हो गया, फास्ट मोशन हो गया। देखो 3-4 नाम होते हैं, जैसे एक तो स्ट्रीम होता है, एक हमारे पास ड्रिफ्ट होता है और एक हमारे पास नॉर्मल होता है। जैसे ये तो हो गया फास्ट मोशन, फास्ट मोशन मतलब थोड़ा स्पीड से निकल जाए। ड्रिफ्ट हो गया वेरी स्लो मोशन, वेरी स्लो मोशन। ठीक है, और बीच की इनकी आती है एवरेज या करंट मोशन, जो मतलब नॉर्मल एक या नॉर्मल मोशंस बोल सकते हो। तो मान लो कोई चीज़ है हमारे पास, एक नॉर्मल जाती है कि या वेरी स्लो मोशन है या फास्ट मोशन है, तो हम फास्ट मोशंस की बजाय हम इसको एक स्ट्रीम बोल देंगे। जैसे स्ट्रीम क्या होती है, पानी की से लहर हो गई ऐसे, तो पानी की लहर हमारे पास एक प्रकार से फास्ट मोशन के अंदर ही चलती है। तो ये हमने लिख लिया कि लेट ए सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस ए बी हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम्स। ऐसे नहीं है कि ये एक बार धीरे गया, मान लो यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से एक पॉइंट तक आने के लिए मान लो 5 सेकंड लिया, फिर इतनी ही दूरी के ऊपर 10 सेकंड लिया, ऐसा नहीं होगा। यूनिफॉर्म है यानी एक समान है। अगर ये 5 आवर पर स्पीड से जा रहा है तो ये आगे तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे की ओर ही जाएगा। तो हमने मान लिया जो यूनिफॉर्म स्ट्रीम है ये आगे दूर निकल गया। ठीक है, हमने मान लो इस पॉइंट ए से इसको देखना या यहाँ से छोड़ा, लगातार देखो पानी बहता हुआ है, हमने एक सॉलिड स्पेयर लिया, पानी में छोड़ा, अब ये लगातार बहता जाएगा और देखते 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 काफ़ी दूर चला जाएगा, जिसको हम एक पैरेलल स्पीड है, स्पीड ना कम ना ज़्यादा, एक समान स्पीड है, यूनिफॉर्म स्ट्रीम है और हमने इसको u इन्फिनिटी मान लिया, जो आगे हम सिंबल के रूप में काम में लेंगे। और देखते देखते गोला हमारे नज़रों से दूर ही चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बिल्कुल इसकी एक बेसिक सी डेफिनेशन हो गई है और बहुत ही ये इजी है या इजी इसको बना देंगे। कोशिश ये रहेगी कि हाथों हाथ आपकी क्लासरूम में ही ये यादें हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इतनी लैंग्वेज तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यूनिफॉर्म स्ट्रीम्स हमारे पास u इन्फिनिटी है। ठीक है, अब देखो समस्या ये है कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ना भाई। मैंने बोल दिया गोला भाग रहा है, मतलब हमने पानी लगातार नहर का पानी आ रहा है, उसके अंदर आपने एक सॉलिड स्पेयर ऐसे मान लो वॉलीबॉल छोड़ दिया और वो जा रहा है, तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन चाहे एक्स में मान लो, चाहे वाई में, चाहे जेड में, आगे चल के हम एक डायरेक्शन में मानेंगे, बाकी डायरेक्शंस का सिमिलरली लिख देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास टॉपिक के अकॉर्डिंग फ्लो पास्ट ए स्पेयर से, और स्टोक्स साइंटिस्ट के अनुसार ये कहानी चल रही है। तो पहले तो इस स्टोक्स की इक्वेशंस लो। ठीक है, क्या होती है भाई, पहले तो इस नाम को ही निपटें कि हमारे पास स्टोक्स फ्लो क्या होती है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, कि चूंकि हम जानते हैं कि, सिंस वी नो दैट, जस्ट पहले वाले लेक्चर से बताया था, स्टोक्स इक्वेशंस, स्टोक्स इक्वेशंस। ठीक है भाई, स्टोक्स इक्वेशंस, केवल इतना नाम लिख के नहीं छोड़ोगे क्योंकि यूनिट फर्स्ट में नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस भी है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट स्टोक्स इक्वेशंस फॉर वेरी स्लो मोशन, फॉर वेरी स्लो मोशन इज गिवन बाई, फॉर वेरी स्लो मोशन, फॉर वेरी स्लो मोशन इज गिवन बाई, किस प्रकार से हमारे पास ये स्टोक्स इक्वेशन है ये दी जाएगी। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर, ऑपरेटर इनटू वी वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो वहां ये थी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से थी, डेल बाई डेल टी वी वेक्टर इज इक्वल टू -1 अपॉन रो ऑपरेटर इंटू पी प्लस न्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू वी वेक्टर। ये दोनों इक्वेशंस मैं लिखवा चुका हूं प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर की स्टोक्स इक्वेशंस फॉर वेरी स्लो मोशन लास्ट में से लिखवाया था, तो आपके नोट्स में ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ होगा। तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और मेरे हिसाब से इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक कोई दिक्कतें
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसी चीज़ को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में देखेंगे और यहाँ से ही ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज कंप्लीटली या जो डिज़ाइन है इस स्टोक्स इक्वेशंस की ये चेंज हो जाएगी। और आप देखिए बहुत इजी है, बस देखते ही देखते इक्वेशंस अपना रंग बदल लेंगे। ठीक है, तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर भाई ये हमारे पास एक्स है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर आप बता सकते हो वास्तव में हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है। इसका मतलब ऐसे होता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड, के कैप डेल बाई डेल जेड। अगर मैं ऑपरेटर की टू निकालना चाहूं तो आपको पता ही है आई का आई के साथ होगा डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। इसको हमें जहां जरूरत होगी वहीं सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हमारे पास कैलकुलेशन से ज़्यादा बड़ी ना हो स्टेप से, इसलिए हम एक बार ऑपरेटर को ऑपरेटर ही रख लेते हैं। वी वेक्टर क्या है भाई? वेलोसिटी है। वी वेक्टर हमारे पास क्या है? वेलोसिटी है। एक तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगी भाई, जैसे पानी लगातार ये वॉलीबॉल जा रहा है या सॉरी स्पेयर जा रहा है पानी के अंदर, कभी एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा, कभी वाई की ओर जाएगा, कभी जेड की ओर जाएगा, तीनों डायरेक्शन में जाएगा। तो वेलोसिटी हमने मान ली एक्स डायरेक्शन के लिए यू है, जे कैप है, वाई डायरेक्शन के लिए वी है, के कैप है, जेड डायरेक्शन के लिए डब्ल्यू है। ठीक है, तो इस वी को हमारे पास इस वाले वी से मिला मत देना, ये हमारे पास स्मॉल यू है, ये हमारे पास स्मॉल v है और ये हमारे पास स्मॉल w है। ठीक है, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर है, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट ही मान लिया। और हमारे पास क्या है? बस यही है, आई कैप आ गया। और ये देखिए स्टेडी मोशन है एंड मोशंस इन स्टेडी एंड मोशन इन स्टेडी एंड मोशन इन स्टेडी। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? हम पूरी 4 यूनिट में लगातार काम में ले चुके। इस डेल बाई डेल टी का हिस्सा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रंग में अगर हम देखेंगे तो ये ऑपरेटर होता है, ये वी वेक्टर हो गया और ये हमारे पास मोशन इन स्टेडी है। अब आप इन तीनों को ही आप इक्वेशंस नंबर ऐसे दे दो, इक्वेशंस नंबर 3। अब हम इन तीनों को ही क्या दे देंगे? इक्वेशंस नंबर 3। अब हम देखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3। ठीक है, तो अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में इसको हम चेंज कर देंगे। तो हम लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3। तो निश्चिंत रहिए, ये इस वाले लेक्चर्स में पूरा नहीं होगा, कम से कम इसके 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स जरूरी बनेंगे, तब जाके हमारे पास ये टॉपिक पूरा होगा और तब जाके हमारे पास पूरे 20 नंबर एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 3। इसकी जगह क्या लिखेंगे भाई अपन? आई कैप। कैलकुलेशन आप चाहो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप 1.5 की स्पीड से करके साथ साथ लिख सकते हो। आगे इतना ये जहां लगे कि नहीं समझने में आ रहा है, थोड़ी स्पीड वापस कम कर लियो। आई, जे और के ये हमारे पास इस प्रकार से आ गई। वी वेक्टर का मतलब आई कैप यू, आई कैप यू, जे कैप वी, के कैप डब्लू। और देखो इक्वल में 0 है, इसके इक्वल में 0 है। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है बीच में, डॉट प्रोडक्ट है तो आई का आई के साथ, तो ये कैलकुलेशन है डेल यू बाई डेल एक्स, जे का जे के साथ डेल वी बाई डेल वाई, के का के साथ डेल डब्लू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। इक्वेशंस 3 के बाद इसे हम मानेंगे इक्वेशंस नंबर 4। इक्वेशंस 3 के बाद हम इसे मानेंगे इक्वेशंस नंबर 4। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन से 1 एंड 3 से। अगेन इक्वेशन से 2 एंड 3, अगेन इक्वेशन 2 एंड 3। देखिए यहां से ये क्या कह रहा है? डेल बाई डेल टी ये पार्ट 0 चला जाएगा, तो मैं यहां डायरेक्ट ही क्या लिख देता हूं? डेल बाई डेल टी ये वाला पार्ट 0 चला जाएगा। या ऐसे करो, डेल बाई डेल टी ये वाला पार्ट किसके बराबर चला जाएगा? 0 के। तो मतलब टोटल ये किसके बराबर हो गया? 0 के। माइनस का 1 अपॉन रो, ऑपरेटर का मतलब आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई,
के कैप डेल बाई डेल जेड और इनटू में P है, ये प्रेशर का पॉइंट है, ऐसा कैसे छोड़ दो, प्लस म्यू, और एक बार इसे ऐसा कैसे छोड़ दो, हालांकि लिखना तो चाहिए डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर, पर स्टेप थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बाद में जहां जरूरत होगी वहां लिख लेंगे। तो एक बार मैं इसे ऐसा का ऐसा छोड़ देता हूं, ठीक है भाई, एक बार मैं इसे ऐसा का ऐसा छोड़ देता हूं, ये आ गया V। ओके, तो ये हमने इक्वेशंस 1 और 2 काम में लिया। स्टेडी मोशन है, ध्यान रखना भाई, डेल बाई डेल टी वाला पार्ट भी हमारे पास है 0 में चला गया। अब आप इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो और हमारे पास से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इस साइड में लेके चलो, ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ, तो हम लिखेंगे म्यू ऑपरेटर का होल स्क्वायर इनटू, देखो इक्वेशन 2 में V को भी काम में ले लो भाई, क्योंकि हमने यहां भी V नहीं छोड़ा था, V को ऐसे लिखा था, तो V को ऐसे लिख लो, आई कैप लिखो भाई, इसको साथ साथ V को क्या लिखोगे, IU JV और KW, ठीक है, V को भी लिख लो, केवल ऑपरेटर 2 को छोड़ा, इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं, बाद में लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटर आई कैप U J कैप V के कैप W, इसको इस साइड में ले आओ, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन रो आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई के डेल बाई डेल जेड और इनटू में P और इनटू में स्मॉल p, ठीक है। अब ये क्या होता है, म्यू अपॉन रो, ध्यान से देखो, ये क्या होता है, म्यू अपॉन रो, और ये ऑपरेटर का होल स्क्वायर आई कैप इंटू यू प्लस जे कैप इंटू वी प्लस के कैप इंटू डब्ल्यू, और देखो ध्यान से देखो, ये इस साइड में आएगा प्लस का होगा, ठीक है भाई, गलती, आप माइनस का साइन हटाइए, ये इस साइड में आएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 1 अपॉन रो, और ये P अंदर ले आइए, आई कैप डेल P बाई डेल एक्स जे कैप डेल P बाई डेल वाई के कैप डेल P बाई डेल जेड, के कैप डेल P बाई डेल जेड, ठीक है। देखिए अब रो से रो, ये जो डेंसिटी वाला रो है, रो से रो कैंसिल से, इस म्यू को मैं ले जा रहा हूं इधर, तो ये बचेगा हमारे पास आई कैप बाहर निकालो, ऑपरेटर टू यू, जे कैप बाहर निकाल लो, ऑपरेटर टू वी, के कैप बाहर निकाल लो, ऑपरेटर टू डब्ल्यू, ठीक है। म्यू को मैं इधर ले आया, तो ये बचेगा आई कैप 1 अपॉन म्यू डेल P बाई डेल एक्स प्लस जे कैप 1 अपॉन म्यू डेल P बाई डेल वाई प्लस के कैप 1 अपॉन म्यू डेल P बाई डेल जेड, डेल P बाई डेल जेड, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, ये म्यू इधर आएगा, तो इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ कंपेयर इट, ऐसे लिख दो बस सीधा, कंपेयर इट, आपको पता है आई का आई के साथ, जे का जे के साथ है, और हमारे पास के का के साथ, तो इसको हम अलग अलग कंपेयर करेंगे। देखो ध्यान रखना भाई, इक्वेशंस फॉर्म में एक बार थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, डेल यू बाई डेल एक्स, आगे चल के हम काम में ले लेंगे इसको, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है, ठीक है भाई, ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है, ओके। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तब हमारे पास एक रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखो, और यहां ऐसे लिख लेना साइड में, क्योंकि जो विस्कोसिटी है ये ऐसे होती है डेंसिटी के बराबर, ठीक है, इस वाली लाइन में लिखना, ये जो म्यू है इसको हमने म्यू अपॉन रो के रूप में, न्यू को हमने म्यू अपॉन रो के रूप में लिख दिया है। तो कहीं आप सडनली कंफ्यूज हो जाओ कि ये ऐसे कैसे आ गया, और ये सिंबल भी लगभग एक जैसे से लगते हैं देखने में, तो न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, और ये न जाने हमने पूरे अपने विस्कस फ्लूइड में कितनी बार काम में ले लिया है। तो कंपेयर करेंगे तो देखो ऑपरेटर 2 इंटू यू, कंपेयर करेंगे तो ऑपरेटर 2 इंटू यू, इसके बराबर बचेगा 1 अपॉन म्यू डेल P बाई डेल एक्स, 1 अपॉन म्यू डेल P बाई डेल एक्स, इक्वेशंस नंबर
4 के बाद अपन 5 दे देंगे। कंपेयर करेंगे ऑपरेटर 2 इंटू वी, ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल वाई, डेल पी बाई डेल वाई, ठीक है। और कंपेयर करेंगे ऑपरेटर 2 इंटू डब्ल्यू, ये आ जाएगा 1 अपॉन म्यू डेल पी बाई डेल जेड। तो यहाँ तक हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने स्टोक्स फ्लो या स्टोक्स इक्वेशंस फॉर वेरी स्लो मोशंस को काम में लेके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के रूप में निकाल के लाए हैं और कंपैरिजन किया, तो हमारे पास ये इक्वेशंस है कुछ इस प्रकार से आ गई है, ठीक है भाई। हमारे पास जो इक्वेशंस थी ये कुछ इस प्रकार से आ गई है। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके भाई, यहाँ तक हमारे पास किसी भी प्रकार की छोटी सी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक हम इक्वेशंस नंबर 4 ला चुके और एक हम इक्वेशंस नंबर 5, 6 एंड 7 ला चुके हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास थोड़ा सा इसका हम वापस डिस्कशंस कर लेते हैं। लेट दी सेंटर, अगर आप लिखना चाहो तो लेट दी सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है भाई, एक तो डायग्राम बन गया। फिर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो लेट दी सेंटर ऑफ स्फीयर, लेट दी सेंटर ऑफ स्फीयर, कहाँ है भाई सेंटर ऑफ स्फीयर? बी द ओरिजिन। अगर फिर से डिस्कस करना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिन के ऊपर है एंड एक्स एक्सिस बी, देखिए ध्यान से देखेंगे, एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस बी इन द डायरेक्शन ऑफ, एक्स एक्सिस बी इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड एक्स एक्सिस बी इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम, ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम, of the uniform stream, or uniform stream for away from the sphere, for away from the sphere, away from the sphere, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक कंडीशंस है छोटी सी कि ये हमारे पास, वो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये नहर है, लगातार पानी जा रहा है, कोई डाउट नहीं। यहाँ हमने अपना सॉलिड वाला स्फीयर रखा, कभी एक्स डायरेक्शन में कभी वाई डायरेक्शन में, बट ये क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्मली स्ट्रीम चल रहा है, मतलब एक समान वेग से आगे की ओर ये बढ़ रहा है और देखते ही देखते गायब हो जाएगा, जिसको हमने यू इन्फिनिटी से डिनोट किया था, जिसको हमने यू इन्फिनिटी से डिनोट किया था। तो इसको किसी एक डायरेक्शन में तो मानेंगे ना, चाहे तो ये एक्स डायरेक्शन में मानो, चाहे वाई में मानो, चाहे जेड डायरेक्शन में मानो। तो ध्यान रखना भाई, हमने एक्स एक्सिस को डायरेक्शन माना है, तो हमने लिख दिया कि लेट द सेंटर ऑफ स्फीयर बी द ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस बी द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म स्ट्रीम फ्रॉम अवे फ्रॉम द स्फीयर, देन द बाउंड्री कंडीशन, देन द बाउंड्री कंडीशन। इस टाइम में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी, बाउंड्री कंडीशन से क्या होंगे, ठीक है। इस टाइम्स में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन से क्या होंगी, तो ये आपको थोड़ा सा समझना है और ध्यान रखना है इसी डायग्राम को देखते हुए। तो हमने डिस्कस कर दिया, इसका सेंटर ओरिजिन है, एक डायरेक्शन में जा रहा है और उस डायरेक्शन को हमने क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया है, ठीक है भाई। उस डायरेक्शन को हमने क्या कर लिया है, एक्स एक्सिस मान लिया है। और यूनिफॉर्म स्ट्रीम आपको पता ही है, चाहो तो यू इन्फिनिटी और लिख सकते हो, ये हालांकि पहले लिखवा दिया मैं ऊपर, तो इतना कोई खास जरूरी भी नहीं है। फॉर अवे फ्रॉम द स्फीयर, मतलब जैसे ये स्फीयर से दूर चला जाता है एक्स डायरेक्शन के अंदर, अवे फ्रॉम द स्फीयर यानी इस स्फीयर से दूर चलिए, पॉइंट दूर चला गया यहाँ तक। तो दो प्रकार की बाउंड्री कंडीशन बनेंगी, दो केसेस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। ध्यान देना, अगर हमारे पास ये आर ए के बराबर हो जाए, अगर हमारे पास आर ए के बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये पॉइंट P है, अगर ये इसी स्फीयर पे यहां तक रुक जाए तो
अगर ये पॉइंट P है यहीं तक रुक जाए, मतलब R और A बराबर हो गए, इसका मतलब हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि स्पेयर का स्पेयर ही रह गया। तो ना तो x डायरेक्शन में, ना y डायरेक्शन में, ना ही z डायरेक्शन में। तब हम बोलेंगे वेलोसिटी कंपोनेंट u भी 0, v भी 0 और w भी 0। तीनों ही हमारे पास u, v, w क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। और हमारे पास सेकंड कंडीशंस क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास r बहुत दूर चला गया, मतलब a से ग्रेटर हो गया, और कितनी दूर चला गया हम मान के चलेंगे वो इन्फिनिटी के ऊपर चला गया, तो कोई एक डायरेक्शन तो होगी। तो हमने वो कौन सी डायरेक्शन मानी है? यहां से x एक्सिस इन दी डायरेक्शन। तो उस वक्त वेलोसिटी कंपोनेंट ये तो हो जाएगा u इन्फिनिटी, v 0 और w 0। v और w यानी y और z के लिए नहीं है, केवल हमने x एक्सिस के लिए माना है। अगर ये बहुत दूर चला गया तो ये भी u इन्फिनिटी, जो हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था यूनिफॉर्म स्ट्रीम u इन्फिनिटी। ठीक है, तो u के लिए हमारे पास u इन्फिनिटी आ जाएगा। एंड इस कंडीशन में प्रेशर 0 है, ध्यान से, एंड इस कंडीशन में प्रेशर 0 है। और ये आपको आप इमेजिन करके देख सकते हैं कि बहुत दूर चला गया है, अपने ये स्पेयर छोड़ा और ये देखते 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 x डायरेक्शन की ओर चला गया। मान लिया हमने x डायरेक्शन की ओर चला गया, इन्फिनिटी डिस्टेंस के ऊपर चला गया, और हमारे पास ये वेलोसिटी होगी इतना दूर चला गया, इसका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास यूनिफॉर्म एक समान स्पीड से ये चल रहा है, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर्स का दबाव नहीं है। तो P इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको पूरा इक्वेशंस मान लो, इक्वेशंस 4 के बाद इसे पूरा ही आप इक्वेशंस नंबर 5 पे मान लो। ये हमारे पास इस डायग्राम को देखते हुए बाउंड्री कंडीशंस आ जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये आपने थोड़ा सा इमेजिन किया और हमने माना है अपनी तरफ से कि x एक्सिस की ओर जा रहा है तो u के बराबर रख दिया, y एक्सिस की ओर मानते तो यहाँ v के बराबर, z एक्सिस की ओर मानते तो यहाँ w, बाकी दो 0 हो जाते, केवल और केवल एक डायरेक्शन के अंदर ही ये शेष रहता। ठीक है भाई, तो ये आ गई हैं हमारे पास बाउंड्री कंडीशन से, जिसको हमने इक्वेशंस नंबर, सॉरी भाई 5 नाम नहीं दे सकते, 6, 5, 6, 7, इक्वेशन 8 नाम दो भाई, या तो गलतियां आप साथ साथ सुधारते रहना भाई। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, अगर हम इससे आगे पहले आगे बढ़ें, r इज इक्वल टू 0, u, v, w इज इक्वल टू 0, और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, u इज इक्वल टू u इन्फिनिटी, v और w 0 और p 0। और ये पूरी इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशंस नंबर 8 है, और ये पूरी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है। ठीक है भाई, ये पूरी हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है। तो आप इक्वेशंस नंबर अपने सही से लगाते हुए आइएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड थोड़ा सा रोल रह गया। अब यहाँ हमारे पास प्रेशर 0 हुआ है, ध्यान देना, सेकंड कंडीशन में यहाँ 0 हुआ, ऊपर प्रेशर 0 नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम उसके अंदर रख रहे हैं तब पानी के फ्लो की वजह से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, उसके बाद ये एक यूनिफॉर्म स्पीड में आता है। देखो इमेजिन करो कि नहर बह रही है, उसके अंदर आपने वॉलीबॉल डाला, जिस वक्त आपने वॉलीबॉल डाला आपने पानी में रख दिया तो पानी का जो फ्लो था, वेलोसिटी थी, उस दबाव की वजह से प्रेशर लगा, उसकी वजह से इसने मोशन में आना स्टार्ट किया। हालांकि ये यूनिफॉर्म मोशन में गया, ऐसा हमने मान के चला। तो सेकंड कंडीशंस में देखते ही देखते दूर जाके रुक जाएगा, 0 हो जाएगा, बट ये हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेशर रहेगा। और कितना प्रेशर रहेगा, इसके लिए आपने यूनिट सेकंड में और यूनिट 4th में प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ा था, और अब शायद आपके याद ना आए प्रेशर्स ग्रेडियंट वो हमारे पास क्या था, तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। थोड़ा सा पीछे एक यूनिट सेकंड और 4th का हिस्सा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको खूब अच्छे से पता है। तो लिखेंगे एज दी प्रेशर सेटिस्फाई, एज दी प्रेशर सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशंस, एज दी प्रेशर सेटिस्फाइड लाप्लास इक्वेशंस, as the pressure satisfied Laplace equation से, और the simplest harmonic function से, the simplest harmonic function, the simplest harmonic functions,
ठीक है, विच सेटिस्फाई द अबव, विच satisfied the boundary conditions equations 8, which satisfied the boundary conditions equations 8। ठीक है, क्या होता है इज। तो पहले तो देखो, जिसे जस्ट पहले वाले लेक्चर्स के अंदर जब हम स्टोक्स इक्वेशंस निकाल रहे थे, समझने की कोशिश करना भाई, जब हम पहले वाले लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टोक्स इक्वेशंस निकाल रहे थे, तब हमारे पास लास्ट ऐसे आया था, और इसको हमने क्या बोला था कि ये प्रेशर है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और ये हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन है, और ये हमारे पास एक हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो देख सकते हो आप नोट्स में लास्ट में ये लाइन लिखी हुई मिलेगी, द प्रेशर सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन एंड द सिंपलेस्ट हार्मोनिक फंक्शन से। अब ये हमारे पास इस बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, तब हमारे पास P क्या दिया जाएगा, तब हमारे पास P क्या दिया जाएगा, तो याद रखोगे ये कुछ इस प्रकार से आएगा, -ax/r³। यस, ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा -ax/r³, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसे मैं मानूंगा इक्वेशंस नंबर 9, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो आगे चल के हमें फाइंड करना है, कॉन्स्टेंट विच इज डिटरमाइन, लिख लो आप, विच इज डिटरमाइन, जो आगे चल के हमें फाइंड करना है, या डिटरमाइन यानी उसका आंसर से निकालना है कि कांस्टेंट A क्या आएगा। अब मैं यहाँ स्टार लगा देता हूँ, हालांकि आपको याद रखना है यूनिट सेकंड पढ़ा होगा, तब आप इस प्रेशर ग्रेडियंट को अच्छे से निकाल सकते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखला देता हूँ कि एक्चुअली ये ऐसे ही क्यों आया है। ठीक है भाई, हम इसको थोड़ा सा ऐसे सोचेंगे कि वास्तव में ये हमारे पास ऐसे ही क्यों आया है। हालांकि आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, बट याद रखने में आसानी हो इसके लिए आप थोड़ा ऐसे समझ लो कि लास्ट ईयर इक्वेशन में हमने ऐसे निकाला था, ऑपरेटर टू P इज इक्वल टू 0। इसको देखना भाई, ऑपरेटर टू P इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये del2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस del2 बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। P इसके साथ है, यानी ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। अभी अभी हमने माना कि इसका जो मोशन है फ्लो ऑफ फ्लूइड की कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, इसका मतलब y का रोल नहीं है और z का रोल नहीं है। तो ये कितना बच गया, del2p बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, del2p बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर इस डायग्राम की ओर हम देखें तो ये पॉइंट लगातार ये जो जा रहा है ये r डायरेक्शन जा रही है। हमने यह माना भी था कि अगर r इंफिनिटी चली जाए, देखो ऊपर वाली कंडीशन ये थी भाई, r इज इक्वल टू a थी, समझना भाई, r इज इक्वल टू a थी। ठीक है, अब अगर मैं एक बार प्रेशर्स की जगह ये इस डायरेक्शन में जा रहा पॉइंट P की, और इस पॉइंट को हमने देखा कि r अगर इन्फिनिटी की ओर जाता है, मतलब ये हमारे पास उस टाइम में प्रेशर से 0 हो जाता है। तो अगर हम यहाँ एक बार P की जगह r रखें, P की जगह हम क्या रखें, r रखें, del2r बाई, या एक मिनट देखो P ही रखो इसको, del2p बाई डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमारे पास ये आ गया। अब ये ऐसे क्यों आया है, इसके लिए ध्यान से देखिए, r हमारे पास ऐसे है, r हमारे पास क्या है भाई, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन की वजह से वाई और जेड इसमें रहेगा नहीं, इसका निकालो 2r डेल आर बाई डेल एक्स, तो ये बचेगा 2x, 2 से 2, मतलब डेल आर बाई डेल एक्स है वो हमारे पास x अपॉन आर आ जाएगा, वो हमारे पास x अपॉन आर आ जाएगा। अगर मैं इसका दोबारा निकालता हूं del2 बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटा हर का वर्ग। और यहाँ डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू अगर हम x अपॉन आर रखते हैं, हालांकि आगे समझाएंगे, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ से जो डेल पी बाई डेल एक्स, यहाँ पी का हेल्प लेंगे ऑपरेटर 2 के हिसाब से, तभी हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम ए मानेंगे। तो ये आप यूनिट सेकंड में और फोर्थ में एक प्रेशर ग्रेडियंट है, बीच बीच में आपने ये स्टेप्स देखा होगा जिसके अंदर हमारे पास पोइजले फ्लो वगैरह थे ना,
3 रिजल्ट, उसके अंदर प्लेन पॉइजले फ्लो, प्लेन काउटी फ्लो, उसके अंदर आपको ये स्टेपें मिल जाएगी। तो एक बार हमें ये थोड़ा सा याद रखते हुए चलना है कि हाँ हमारे पास जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है भाई, तो मैंने स्टार लगा दिए, इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना। यहाँ हमने स्टार लगा दिए तो आप इसे अच्छे से एक बार याद रख लेना कि माइनस ए एक्स अपॉन आर की क्यूब, जहां कैपिटल ए है वो कांस्टेंट है, जहां कैपिटल ए है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां तक अब हमारे पास किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, बस थोड़ा सा ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए हमारे पास हम P की वैल्यू रखेंगे। अब हमारे पास हम क्या रखेंगे, P की वैल्यू रखेंगे। तो P की वैल्यू में हमारे पास ये P की वैल्यू यहाँ रखेंगे माइनस ए एक्स अपॉन आर की क्यूब, तब हमें एक रिजल्ट की ज़रूरत होगी। ऐसे करते हैं कि नाउ पुटिंग दी, चलो आप लिखो स्टार्ट, जहाँ दिक्कत होगी वहीं बताएंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशंस 9 इनटू, पहले इक्वेशन 5 में रखेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशंस 9, फ्रॉम इक्वेशंस 9 इनटू इक्वेशन से 9 टू इक्वेशन 5, वी गेट पहले तो हम रखेंगे 5 में, फिर यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, और तीनों हम रिजल्ट निकालेंगे। तो रखिए कितना आ जाएगा, ऑपरेटर 2 इंटू यू, ऑपरेटर 2 इंटू यू 1 अपॉन म्यू डेल बाई डेल एक्स और P क्या है हमारे पास, माइनस ए एक्स अपॉन आर की क्यूब, माइनस ए एक्स अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, ब्रैकेट जरूर लगाना भाई, अदरवाइज बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब माइनस ए कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, माइनस ए कांस्टेंट है, ये बचेगा डेल बाई डेल एक्स अपॉन आर की क्यूब, एक्स अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, अब इसके u अपॉन वी मेथड लगा दो। अब इसके हम u अपॉन वी मेथड लगाएंगे तो ये आ जाएगा, इसको छोड़ दो, इसका 1 माइनस इसको छोड़ दो, और आर की क्यूब का 3r स्क्वायर और डेल आर बाई डेल एक्स, और डेल आर बाई डेल एक्स अपॉन इसका वर्ग यानी आर की पावर 6। कैलकुलेशन है भैया, आर की पावर 6। ठीक है, अब हमारे पास ये समस्या आ गई कि डेल आर बाई डेल एक्स क्या है, इसके लिए हमने ऑलरेडी आर निकाल रखा है। तो अब हम बोलेंगे कि चूंकि आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, लिखोगे इसके नीचे, चूंकि r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर दोनों तरफ ऐसे करते हो तो स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आपने एक्स के रिस्पेक्ट में निकाला तो ये 2r डेल आर बाई डेल एक्स, ये बचेगा 2x, और 2 से 2 कैंसिल, डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। अगर आपने y के रिस्पेक्ट में निकाला तो हम बोलेंगे सिमिलरली, जो हम आगे काम में लेंगे, सिमिलरली डेल आर बाई डेल वाई। अगर आपने y निकाला तो y बाई आर, और z निकाला तो z बाई आर। अगर आपने z निकाला, डेल आर बाई डेल एक्स एक्स अपॉन आर, डेल आर बाई डेल वाई वाई अपॉन आर, डेल आर बाई डेल जेड जेड अपॉन आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 10 नाम दे दो। इसको आप क्या करोगे भाई, इक्वेशन नंबर 10 नाम दे दो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन आर, डेल आर बाई डेल वाई वाई अपॉन आर, और डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। और इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर 10 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 10 नाम दे देते हैं। हेंस, अब आप लगाओगे हेंस, क्योंकि हमने इसको कोई इक्वेशन नाम नहीं दिया है, तो हम लिखेंगे हो या हेंस, इसके बराबर किया जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के इधर रख लो, अब ये वैल्यू उठा के आप इधर रख लो। तो यहाँ से ये हमारे पास है, इस डायग्राम की वजह से हमने आर काम में ले लिया है, तो अब हमारे पास इस डायग्राम का कोई रोल नहीं है, और अगर रोल होगा तो इसे अपन फिर से बना लेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा डायरेक्शन से। हेन से ऑपरेटर टू यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, आप इसकी वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, ये आ जाएगा माइनस ए अपॉन म्यू, ये बचेगा आर के क्यूब,
और ये बचेगा 3x आर स्क्वायर और डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है x अपॉन आर और पूरे के नीचे कितना है r की पावर 6 और साइड में लिख लो यूजिंग इक्वेशन 10 और 10 में भी कौन सा काम में लिया भाई डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू x अपॉन आर। ठीक है, तो यहां हमने इसकी जगह रख दिया, नीचे हमारे पास ये आ गया। अब आप इन्हें सेपरेट कर दो। अब आप इसे एक बार तो ये इसके नीचे कर दो, माइनस का a अपॉन म्यू, ये करेंगे तो आर की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखिए 3x स्क्वायर एक आर कम और यहाँ 6 है तो आर की पावर 5, ये हो जाएगा आर की पावर 5। ठीक है, या माइनस का साइन भी अंदर दे दो। माइनस का साइन अंदर देंगे तो पहले मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ, बड़ा है ना, नीचे आर की पावर 5 है और ये साइड में रह जाएगा आर की क्यूब और इसको नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 11। इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 11। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ गया कि ऑपरेटर का होल स्क्वायर इनटू यू है। इसकी वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली, कैपिटल A अपॉन म्यू 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 तो ये आ गया ऑपरेटर का होल स्क्वायर म्यू A अपॉन म्यू कैपिटल A अपॉन म्यू 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब और ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 11। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ गई है इक्वेशंस नंबर 11 और यहाँ तक ये हमें ठीक ठीक दिखाई दे रही है। तो ये हमने क्या किया, P की वैल्यू यहाँ से उठाई और रख दिया इस इक्वेशंस 5 के अंदर। मतलब हमारे पास इक्वेशंस 5 का काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगेन अब देखिए दोबारा से भी रखना है भाई। अब हमें क्या करना है, दोबारा से रखना है। अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम इक्वेशंस 9 इनटू इक्वेशन 6। अब की बार हमें किस में रखना है भाई, इस इक्वेशंस नंबर 6 के अंदर रखना है। तब हमारे पास ये रिजल्ट क्या आएगा, हमें ये निकालना है और फिर हमें इस इक्वेशंस नंबर 7 के अंदर भी रखना है। तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेशन से टाइम लगेगा, बट आपको एग्जाम की दृष्टि से टाइम मिलेगा अभी। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे तो ऑपरेटर V 1 अपॉन म्यू डेल बाई डेल वाई, P की वैल्यू है माइनस AX अपॉन आर की क्यूब। ध्यान देना, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। माइनस AX अपॉन आर की क्यूब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है भाई, Y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब x भी कांस्टेंट है, तो A तो कांस्टेंट था ही था, x भी कांस्टेंट है। ये बच गया 1 अपॉन आर की क्यूब। कितना हो जाएगा भाई इसका, माइनस का A अपॉन म्यू x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x का कितना होता है, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और इंटू 3r स्क्वायर और r का खुद डेल आर बाई डेल वाई। कैसे भी निकालना, u अपॉन वी मेथड से निकालो तो u अपॉन वी मेथड से निकाल लेना, वो सही रहेगा आपके लिए। हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन और डेल आर बाई डेल वाई भूल मत जाना और बटा में हर का वर्ग, तो आएगा यही। डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू क्या है, काम में लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है माइनस A अपॉन म्यू। ये कितना आ जाएगा हमारे पास है माइनस A अपॉन म्यू और x, ये कितना बचेगा माइनस का 3r स्क्वायर। डेल आर बाई डेल वाई कितना है भाई, y अपॉन आर। डेल बाई डेल आर कितना है, y अपॉन आर। पूरे के नीचे भाग देंगे r की 6 का, पूरे के नीचे भाग देंगे r की 6 का और साइड में क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 10। साइड में क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 10। और 10 में भी आपने क्या काम में लिया, डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू y अपॉन आर है। तो काटा पीटी कर दो, माइनस माइनस प्लस 3a अपॉन म्यू इंटू x और एक r से एक r, नीचे r की 5, नीचे r की 5। यानी इसको अच्छे से लिखूं
तो 3xy अपॉन r की 5, 3xy अपॉन r की 5। तो ये आ गया हमारे पास इस प्रकार से। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशंस नंबर 12। तो ये आ गया हमारे पास ऑपरेटर स्क्वायर v इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन म्यू और 3xy अपॉन r की पावर 5 अपॉन r की पावर 5। ठीक है, अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p, ये इक्वेशन 6 का काम बन गया और इसमें कोई फर्क नहीं है भाई 6 में। अब आप रख दो अगेन पुटिंग द वैल्यू p फ्रॉम इक्वेशन 9 इनटू इक्वेशन 7 वी गेट। तो ये कितना आ जाएगा, w आ जाएगा और ये सेम ही रिजल्ट आ जाएगा, बस y की जगह z आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो या लिख के भी बता सकते हो, ये आ जाएगा हमारे पास है। देन नाउ अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम इक्वेशन 9 टू इक्वेशन 7 वी गेट, सिमिलरली लगा देना, सिमिलरली लगा देना, क्योंकि यहाँ हमारे पास y था और यहाँ हमारे पास z था। अक्ष की वजह से फर्क पड़ा, थोड़ा डिफरेंट गया, क्योंकि यहाँ अक्ष था, अक्ष बाहर नहीं है। y के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉमन है, अक्ष बाहर आ जाएगा। z के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉमन है z बाहर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो यही आएगा, या आप निकाल के देख लेना, ये आ जाएगा हमारे पास a अपॉन म्यू 3xy की जगह वैसे z आ जाएगा और इसे अपन इक्वेशन नंबर 13 नाम दे देंगे। इसे हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 13 नाम दे देंगे। तो ये आ गया हमारे पास a अपॉन म्यू 3xz अपॉन r की पावर 5 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 13। ठीक है भाई, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशन नंबर 13। ओके, तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से अगर हम ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है वो नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ तक आ गए हम इक्वेशंस नंबर 11, 12 एंड 13 और सारे इक्वेशंस नंबर आपके लिखे हुए हैं। हो सकता है मेरे से कोई गलती लेते वक्त गलती हो जाए, बट आपका अच्छे से लिखा होगा तो आप उस हिसाब से इक्वेशंस का नाम लगा लीजिए। हालांकि कोशिश ये रहेगी मेरी तरफ से कोई गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आप लिखोगे लैंग्वेज में इक्वेशन 11 है, इक्वेशन 12 है एंड इक्वेशन 13 है। ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल से इक्वेशन से ऑपरेटर 2u इज इक्वल टू, इसका मतलब आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशंस क्या होता है। इसके सॉल्यूशंस में एक तो CF होता है और एक हमारे पास PI होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। बट ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इसलिए इसका हम CF किस प्रकार निकालेंगे और PI किस प्रकार से निकालेंगे, उसके लिए हमें एक रिजल्ट की ज़रूरत होगी और उस रिजल्ट को मैं पहले ही निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आगे चल के हमें इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ये डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है भाई, हमें इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले नाउ वी सी दैट और मैं पहले स्टार लगा देता हूँ। नाउ वी सी दैट मतलब आपको थोड़ा याद रखना होगा, हम एक रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं, ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर क्या होगा। अब आप ये बोलोगे यही रिजल्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर के लिए हमें आर की जिस रिजल्ट की जरूरत होगी तो इसको हम थोड़ा, मैंने पहले ही स्टार लगा दिए, जैसे ही हम इसको काम में लेंगे ये बात भी आपके समझ में आ जाएगी, फिर आप स्टार हटा भी सकते हो या मान के चलो यहां से थोड़ा सा टर्न ले रही है। अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है, ऑपरेटर टू 1 अपॉन आर। तो निकालिए, ऑपरेटर का मतलब डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर और इनटू में क्या है 1 अपॉन आर, इनटू में क्या है 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर इसके साथ आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस डेल 2 बाई
डेल वाई स्क्वायर से 1 अपॉन आर प्लस डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर 1 अपॉन आर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसको आप एक बार इक्वेशंस नंबर 14 मान लो, ताकि हमारे पास रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और अपना रिजल्ट थोड़ा छोटा हो जाए। नाउ पहले इसको देखो, डेल 2 बाई, नाउ वी सी दैट सबसे पहले हम इसको देखते हैं, डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर से 1 अपॉन आर क्या होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ भाई, डेल बाई डेल एक्स 1 अपॉन आर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन करना है, इसको छोड़ दो। 1 अपॉन आर का कितना होगा भाई, माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर, और खुद आर का क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स। अब डेल आर बाई डेल एक्स क्या है, इक्वेशंस नंबर 10 से डेल आर बाई डेल एक्स क्या है हमारे पास है, तो ये माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा, ये बचेगा डेल बाई डेल एक्स और 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डेल आर बाई डेल एक्स क्या है, एक्स अपॉन आर, और साइड में लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 10, साइड में हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 10, जिसकी सहायता से हमने एक्स अपॉन आर काम में लिया। तो ये कितना बचेगा, माइनस का साइन छोड़ दो, डेल बाई डेल एक्स अपॉन आर की क्यूब, कितना बच गया भाई हमारे पास से एक्स अपॉन आर की क्यूब। ठीक है, अब इसका फिर से करो डेरिवेटिव, एक बार फिर से इसका करना पड़ेगा, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना भाई, आप आगे से आगे बढ़ते रहना, मैं यहां से हटाता रहूंगा। कितना आ जाएगा, फिर से करेंगे तो ये माइनस का साइन है, ये तो बाहर छोड़ दो, u अपॉन वी मेथड लगा लो, तो ये आ जाएगा हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और खुद आर का डेल आर बाई डेल एक्स, और अपॉन हर का वर्ग आर की 6। अगेन यूजिंग 10, डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो ये माइनस का साइन आर की क्यूब माइनस 3x आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, फिर से रखेंगे हम एक्स अपॉन आर, और ये आर की 6 और ये आर की 6। ठीक है, तो लगभग ये जो रिजल्ट निकाला था डेल पी बाई डेल एक्स उसी के अंदर मैच हो गया, इसलिए हम कुछ ऐसा रिजल्ट चाह रहे हैं। तो ये कितना बचेगा, माइनस, अलग अलग कर लो, 1 अपॉन आर की क्यूब, और ये 3x स्क्वायर, एक आर कैंसिल, एक आर से आर की पावर 5 या ये अंदर दे दो। तो मतलब हमने देखा कि वास्तव में हमारे पास जो डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर है, ये हमारे पास से वास्तव में कितना आ गया, माइनस का साइन अंदर देंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब, और इसको आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 15। ठीक है, इक्वेशंस बढ़ाते चलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो हम ये निकाल चुके इक्वेशंस नंबर 15। अब देखिए सिमिलरली इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम एक्स स्क्वायर है आर है, सेम वाई स्क्वायर है आर है, सेम जेड स्क्वायर है आर है, तो हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली डेल 2 बाई डेल वाई स्क्वायर 1 अपॉन आर क्या आ जाएगा भाई, तो वाई आ जाएगा, केवल और केवल एक्स की जगह कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा, और माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब, और माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब, एंड इसी प्रकार हमारे पास z आ जाएगा, डेल 2 बाई डेल जेड स्क्वायर 1 अपॉन आर कितना आ जाएगा भाई, 3z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस ये आ गया इक्वेशन नंबर 17। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इन दिस एंड वी गेट ए न्यू रिजल्ट। ठीक है, तो हम लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ नाउ पुटिंग, लिखते जाइए, पूरे 20 नंबर का आएगा, तो आराम से चलते जाइएगा, कैलकुलेशन से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। नाउ पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 15, 16 एंड 17, 15, 16 एंड 17 इनटू इक्वेशन 14 वी गेट, इनटू इक्वेशन 14 वी गेट। तो हमारे पास से क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, इधर से है हमारे पास ऑपरेटर स्क्वायर से 1 अपॉन आर, इसका क्या था मैंने रफ कर दिया, ये था 3x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब, अलग ले लो, इसका आ गया। इसी प्रकार इसका कितना आ जाएगा, 3y स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब। इसी प्रकार इसका कितना आ जाएगा, 3z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब, माइनस 1 अपॉन आर की क्यूब।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब इनको वापस से जोड़ो भाई, इनको वापस कैलकुलेशन से करते रहो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। कॉमन ले लो, देखो 3/r की पावर 5 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, माइनस 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 सेम है, 1 2 और 3 ये आ गया। अब देखिए हमारे पास चूंकि मैंने मिटा दिया, बट स्टार्टिंग में बताया था कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ऑपरेटर स्क्वायर्स 1/r या हेंस ऑपरेटर स्क्वायर्स 1/r, ये 3 और ये आर स्क्वायर और ये r की पावर 5 और ये r की क्यूब। देखो r की क्यूब कैंसिल होके ये हमारे पास 0 आ गया, कैंसिल होके ये हमारे पास क्या आ गया है भाई, 0 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने देखा ये लगा के स्टार लगा के, तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा था भाई, 0 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः इसको आप नाम दे देना। सो ये ऐसे कर सकते हैं, ऑपरेटर स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0, इसको आप नाम दे दो, इक्वेशंस नंबर 18 नाम दे दो भाई, 17 के बाद 18 तक आ चुके हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, इक्वेशंस नंबर 18, चलो इधर लिख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास ऑपरेटर स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0, ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 18। ठीक है, तो ऐसे हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप से इस क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब बस थोड़ी देर के लिए आपके ये सस्पेंस रहने वाला है कि हमने ये लेफ्ट साइड वाला निकाला क्यों, हालांकि राइट साइड हमारे पास 0 आ गया है। तो ये हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन 11 12 13, इसको सोल्व करेंगे, इनका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, पीआई सीएफ और पीआई इनका निकालते वक्त हमारे पास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होगी, थोड़ा एडवांस से, जो आपको जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में करवाएंगे, वहां आपके ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जैसे ही ऑपरेटर का होल स्क्वायर्स आ गया 1/r, तो तुरंत हम वहां क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, तो ये हम इक्वेशंस नंबर 1 से लेके इक्वेशंस नंबर 18 तक आ चुके हैं, और यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल कैलकुलेशंस है। ये उम्मीद करता हूँ आपने ये रफ कॉपी में लिखा होगा, और जैसे ही अब आप इसको प्रैक्टिस करके फेयर में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब हम आगे थोड़ा और स्पीड में बढ़ेंगे, हालांकि तो ये टॉपिक पूरा तो होने वाला है नहीं। तो अब हम आपको मिलेंगे, या इधर से देख लीजिए, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये कुछ चुनिंदा इक्वेशंस हैं जो हमारे पास काम में आने वाली हैं। ये आपको ऑलरेडी ऐसी की ऐसी लिखी हुई मिलेंगी, इक्वेशंस 11 12 13, इक्वेशंस 4 अभी तक हमने काम में नहीं ली, इक्वेशंस 8 और इक्वेशंस 9 है। डाउट है इक्वेशंस 9 के लिए आपको कि ऐसे क्यों आया है, तो मैंने स्टार लगवा रखा है। प्रेशर ग्रेडियंट है आपका, यूनिट 2nd और 4th के अंदर ही पड़ा हुआ है। और ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 10 और ये वाली हमारे पास इक्वेशंस नंबर 18। तो ये हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है फ्लो पास्ट स्पेयर्स या स्टोक्स फ्लो, इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैं ऐसा कैसा छोड़ देता हूँ, जैसे ही हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेंगे तो आपको ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर ऐसा कैसा दिखाई दे जाएगा। और इसको अभी आप फेयर में नोट मत कीजिएगा, आपको ने रफ में लिखा है, रफ में रहने दीजिएगा। जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स आप लिखने के बाद ही, मतलब ये टॉपिक पूरा हो जाए फ्लो पास्ट स्पेयर, उसके बाद आप एक बार प्रैक्टिस करके फिर एक सांस अपने नई कॉपी में लिखोगे, ताकि आपके खुद की हैंड राइटिंग के नोट्स आपके पास रहें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एक बार ये वाला डाउट छोड़ के, और बाकी मेरे को नहीं लगता। और ये क्यों निकाला है ऑपरेटर का होल स्क्वायर इंटू 1/r, ये नेक्स्ट वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू रखिएगा। और अगर आप ऑलरेडी लेक्चर्स 1st 2nd कंटिन्यू देखा, थोड़ा ब्रेक लीजिए और मिलिएगा मेरे को नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 3 के अंदर। ओके भाई।